देखो बेटा, आज से मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, यानी अकाउंट्स की दुनिया का सैर कराने वाला हूँ। ओके, देखो अभी तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट का सैर किया होगा, जैसे आप मैथमेटिक्स का सैर किए होंगे, साइंस का सैर किए होंगे, ठीक है। और मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक क्लास किसके लिए बेनिफिशियल है। तो एक तो 11th क्लास के लिए बेनिफिशियल है जो कॉमर्स ज्वाइन किए हुए हैं। दूसरा, या सीपीटी तो नहीं हो सकता आपका, क्योंकि सीपीटी आजकल बंद हो रहा है, तो सीए फाउंडेशन के लिए क्लास बेनिफिशियल है। ओके, और साथ में उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो अकाउंट तो पढ़े हुए हैं, जो बीकॉम करे हुए हैं, 11th-12th पढ़ लिए हैं, पर थोड़ा सा उनका अकाउंट सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो वो भी क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो हम पढ़ाएंगे वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस टेक्निक से पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आपको पूरी तरह से डेप्थ में इसका नॉलेज हो, आप इसको प्रैक्टिकली सोच पाओ, पूरी तरह से कंसेप्ट इसके बारे में समझ पाओ कि वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है ना अकाउंट। क्योंकि नॉर्मली अभी तक जो हम पढ़ाई करते हैं ना, जो 10th तक की पढ़ाई होती है, उसमें अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न करने की कोशिश करते हैं, यानी हर एक चीज़ को वो लर्न करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल एक सब्जेक्ट में, मतलब जो अकाउंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको मैं एक तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बिल्कुल कहीं भी आपको लर्न करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज होगा। ओके, तो एक बार हम टेक्निक देख लेते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, टेक्निक क्या, ओके ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपका, प्रैक्टिकल अप्रोच, क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच। दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें कंसेप्ट वाइज, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, एग्जाम ओरिएंटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पूछ सकते हो सर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब होता क्या है। ओके, तो बेटा प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब होता है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, इसका कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में जब हम जॉब पाते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे यूज करेंगे, इसको भी हम साथ में आपको बताते चलेंगे। ऐसा अच्छा, एक पॉइंट और भी हो सकता है कि इसमें हम पढ़ते समय बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं जो हो सकता है कि हम पढ़ते कुछ और तरीके से हैं, लेकिन उसका रियल लाइफ में यूज हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर बताते चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, एकदम क्लियर हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट वाइज। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट वाइज का मतलब होता है कि आपको कुछ भी यहाँ पर लर्न नहीं करना है। क्या करना है, कुछ भी लर्न नहीं करना है, आपको सब कुछ समझ के चलना है, यानी कुछ भी लर्न नहीं करना है, एकदम क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं, पेपर को हम हैंडल कैसे करेंगे, फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको ही हम क्या करेंगे, बताते चलेंगे। ओके, इतना हो गया। आई होप सो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हमारे पढ़ाने का टेक्निक क्या है। ओके, अब देखिए हम आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला है, यानी अकाउंटिंग पढ़ाने वाले हैं। आज पहला लेक्चर है, एकदम ध्यान से लेक्चर को सुनना, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो बहुत दिक्कत होगी बाद में, ओके ना। देखिए अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग क्या होती है, आप सब जानते हो अकाउंटिंग क्या होती है। अगर मैं कहूँ अकाउंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप कह सकता हूँ मैं कि हिसाब किताब करना, लेखा जोखा करना क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। आ रही बात समझ में, क्या होता है, लेखा जोखा करना या हिसाब किताब करना ही अकाउंटिंग होती है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अकाउंटिंग हम किस बात की करते हैं, यानी अकाउंटिंग किसका करेंगे हम। तो अब अकाउंटिंग जो करेंगे वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन का हम अकाउंटिंग करते हैं, या इवेंट होना चाहिए। या तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हो या तो हमारे पास इवेंट हो, उसका हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, अब फिर होता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। तो क्या बेटा, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जो एक बिजनेस संस्था हो सकती है, या कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई संस्था हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, उसमें जो कुछ भी लेन देन होते हैं, इट मीन्स क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, मतलब बैंक में पैसा हम जमा करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन आपका है, आप सेल करते हो वो भी ट्रांजैक्शन है, आप परचेज करते हो वो भी ट्रांजैक्शन है, आप किसी को सैलरी पेड कर रहे हो वो भी ट्रांजैक्शन है। तो ये सब क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। अब एक होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपका बिजनेस चल रहा है, अचानक किसी दिन आग लग जाए, किसी दिन चोरी हो जाए, यानी लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये क्या इवेंट है। तो इससे कुछ ना कुछ बिजनेस को तो लॉस होता है, तो उसकी भी हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है, जिससे कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। आ रही बात समझ में, हाँ सर आप बात तो समझ में आ रही है, आप आगे बस बताते चलो, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब अकाउंटिंग जो है, जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, इसके दो अप्रोच हो सकते हैं,
यानी अकाउंटिंग का जो टेक्निक हो सकता है अकाउंटिंग करने का, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। हमने बोला कि अकाउंटिंग का अप्रोच, ठीक है ना, क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक अप्रोच हो सकता है, एक अनसिस्टमेटिक अप्रोच हो सकता है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है और अनसिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, पहले हम पॉइंट लेते हैं अनसिस्टमेटिक अप्रोच का, कि अनसिस्टमेटिक अप्रोच होता है क्या है। देखो बेटा, अनसिस्टमेटिक अप्रोच सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दुनिया का हर एक पर्सन अनसिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग करता है। आप कह सकते हो हाँ जी सर हमें पता है। चलो बेटा, क्या आप बता सकते हो? सर आप ही बता दो। ठीक है बेटा, मैं ही बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, अनसिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो कुछ भी लेन देन होते हैं उसका एक विदाउट रूल, विदाउट रेगुलेशन, विदाउट कॉन्सेप्ट के हम अकाउंटिंग करते हैं। आप देखे होंगे छोटे जो दुकानदार होते हैं, आप किराने के स्टोर पे जाते हो या कहीं छोटे मोटे दुकान पे जाते हो, अगर वहाँ से कुछ क्रेडिट पर गुड्स आप खरीदते हो, वहाँ से क्या मैं बोल रहा हूँ, कुछ अगर क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हो तो क्या करता है, वहाँ पर आपका नाम लिखता है, आपने कितने का गुड्स खरीदा है, क्या खरीदा है, आपने उसको पैसा कब जमा किया, कब पैसे दिए, वो सब अपने कॉपी में क्या करता है, धीरे धीरे नोट करता है। क्या वो कोई रूल लगाता है? नहीं, कोई रूल नहीं लगाता है, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाता है। सिंपल आपका नाम लिखता है और जो आप खरीदते हैं उनसे है वो आपको उसमें लिख लेता है। ठीक है, जिससे कि वो उसको याद रहे कि हमने इसको इतना माल बेचा था और इसने इस डेट को हमें पैसा दिया हुआ है। ये तो हो गया अनसिस्टमेटिक। आप भी अनसिस्टमेटिक करते हो, आपके घर वाले भी करते हैं, डे टू डे बेसिस पर अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग तो होती रहती है। बट क्या आप यहाँ पर अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग सीखने आए हो? नहीं, आप अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग यहाँ पर सीखने नहीं आए हो। आप क्या सीखने आए हो? सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सीखने आए हो। ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट हम लगा कर अकाउंटिंग करते हैं, एक फॉर्मेट में अकाउंटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। ओके, तो ये तो हो गया आपका अकाउंटिंग का अप्रोच, यानी अकाउंटिंग तो क्या क्या अप्रोच होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस। यानी अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, यानी अकाउंटिंग में क्या क्या हमें करना होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो पहले अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजेक्शन या इवेंट होना चाहिए। अब उस ट्रांजेक्शन या इवेंट के माध्यम से अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो पहली अकाउंटिंग होती है वो होती है जर्नल एंट्री। क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है। अब जर्नल एंट्री क्या होती है हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले तो जर्नल एंट्री यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो देखेंगे बाद में। या देखो, जर्नल एंट्री होती है, या इसको हम सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं। ऑब्लिक में सब्सिडरी बुक यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ जगह पर जर्नल एंट्री होती है और कुछ जगह पर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। चलो एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जर्नल एंट्री जो होती है, जो छोटी कंपनियां होती है जहाँ पर ट्रांजैक्शन कम होते हैं, यानी ट्रांजैक्शन बहुत सारी मात्रा में नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं, वहाँ पर जर्नल एंट्री हम करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट सब्सिडरी बुक होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्सिडरी बुक होता है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पर सब्सिडरी बुक हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके सब्सिडरी बुक की और जर्नल एंट्री की। ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री के माध्यम से जो अकाउंटिंग प्रोसेस में दूसरा पॉइंट है वो है आपका लेजर। क्या है? लेजर है। यानी जर्नल एंट्री के माध्यम से क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। फिर लेजर के माध्यम से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। सर क्या बात कर रहे हो आप, कितना नया नया वर्ड ला रहे हो। बेटा जब पहली बार अकाउंटिंग पढ़ोगे, जब पहली बार सब कुछ पढ़ोगे तो सब कुछ नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से क्या बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी के माध्यम से क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। बेटा आपकी अकाउंटिंग ख़त्म हो गई। यानी पूरी लगभग पूरी अकाउंटिंग यही होती है, या तो हम जर्नल एंट्री करते हैं अकाउंटिंग में, या तो हम लेजर बनाते हैं, या तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या ट्रायल बैलेंस के माध्यम से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बेटा 75 to 80% आपकी अकाउंटिंग ही है, यानी 75% to 80% आपकी अकाउंटिंग इतनी होती है। हाँ 20% या 25% अकाउंटिंग जो होती है उसमें कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं लेजर क्या होता है। देखो बेटा लेजर होता है जो वो जर्नल एंट्री का एक समराइज्ड फॉर्म है, मतलब हम कह सकते हैं लेजर एक जर्नल एंट्री का समरी है। ठीक है, और फिर होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस भी क्या है, लेजर का समरी है। हाँ सब एक दूसरे क्या हो रहा है, समरी हो रहा है। आ रही बात समझ में, ट्रायल बैलेंस लेजर का समरी है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। सर हम बताएंगे, बताओ बेटा बता दो। चलो
सर ट्रायल बैलेंस का ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट समरी है, थप्पड़ पड़ेंगे बेटा ऐसे करोगे तो। बेटा अब समरी केवल ट्रायल बैलेंस तक था। ट्रायल बैलेंस के माध्यम से जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आप जानते हो बिजनेस आप करते हो तो एक बिजनेसमैन अपनी एंटिटी का यानी अपने इंटरप्राइजेज का क्या उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि पूरे साल भर में या पूरे अकाउंटिंग ईयर में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ है। तो यानी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए बिजनेस के द्वारा या कंपनी के द्वारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। हमारी बात समझ में। दूसरा पॉइंट है बैलेंस शीट। देखो बेटा बैलेंस शीट केवल हम इस पर्पज़ से बनाते हैं कि हमारे बिजनेस का इकोनॉमिकल पोजीशन फाइंड आउट हो सके, यानी हमारी बिजनेस की स्थिति अच्छी है या बुरी है, केवल उस पर्पज़ से हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। आई होप सो कि ये पूरे पॉइंट जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्यों क्यों बनाते हैं, कब कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलो इतना तो हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट लेंगे, नहीं कुछ टर्म्स लेंगे जो अकाउंटिंग में यूज होती है। ठीक है, देखो मेरा पहला चैप्टर जो होगा वो जर्नल एंट्री होगा, लेकिन उस चैप्टर में जाने से पहले कुछ चीज़ उस चैप्टर के बारे में आपको जानना चाहिए, यानी जानना होगा। क्योंकि अगर उस चैप्टर के बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी अगर नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है, यानी किस किस पॉइंट से आपका सामना करना पड़ेगा, यानी किस किस पॉइंट से आपको सामना करना पड़ेगा, उसको हम पहले क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए बेटा हमने कहा कि ट्रांजैक्शन के माध्यम से क्या करते हैं हम जर्नल एंट्री करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, तो ट्रांजैक्शन के माध्यम से जर्नल एंट्री करते हैं। अब ट्रांजैक्शन किससे किससे संबंधित हो सकता है, ये ट्रांजैक्शन जो होता है वो किस किस पॉइंट से संबंधित हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन या तो वो एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, ट्रांजैक्शन या तो वह इनकम से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांजैक्शन या तो वो लाइबिलिटीज से रिलेटेड हो सकता है, या तो ट्रांजैक्शन किसी असेट से रिलेटेड हो सकता है। तो अब एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस नॉर्मली एक बिजनेस एंटिटी में होता है, या इनकम में कौन कौन से नॉर्मली इनकम हो सकता है, या क्या क्या लाइबिलिटी हो सकती है, या क्या क्या असेट हो सकता है, उसको हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देन आपको मैं समझाऊंगा कि एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस कितने टाइप के होती हैं, इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, असेट क्या होता है। पहले हम एग्जाम्पल यानी एक एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है पहले उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको क्या करना है, नोट करना। अच्छा, जो कुछ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सब कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अभी हम क्या करेंगे एक्सपेंस को नोट कराएंगे यहाँ पर, और एक्सपेंस भी लाइन बाय लाइन नोट करना। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भी मैं एक्सपेंस यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ ये पूरा कंप्लीट एक्सपेंस नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए कुछ एक्सपेंस यहाँ ले रहा हूँ कि हाँ एक इंटरप्राइजेज में, एक बिजनेस एंटिटी में ऐसे ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप हेडिंग डालना क्या है, एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस। क्या हो सकता है, एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस। अच्छा, जो मैं एक्सपेंस यहाँ पर नोट करा रहा हूँ ये रिवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सपेंस का टाइप भी होता है। ठीक ना, वो हमें बाद में आपको डिस्कस करूँगा आपके सामने कि एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है। देखो अब इसमें पहला पॉइंट क्या आपका परचेज होगा। अच्छा, परचेज ब्रैकेट में क्या होगा, गुड्स होगा, यानी परचेज किसका, गुड्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुड्स सर क्या होता है, तो क्या बेटा गुड्स होता है जिस हम आर्टिकल और थिंग में बिजनेस करते हैं, मतलब जिस वस्तु में हम बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर का बिजनेस है या मोबाइल का बिजनेस है, तो कंप्यूटर मोबाइल क्या हो जाएगा आपके लिए, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आपका मान लो कॉपी का बिजनेस है तो कॉपी क्या हो जाएगा आपके लिए, गुड्स हो जाएगा। यानी जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो क्या होता है हमारे लिए, गुड्स होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, परचेज्ड। और परचेज किसका, गुड्स का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, कैरेज ऑब्लिक फ्रेट लिखा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, नॉर्मली हम कैरेज यूज करते हैं, यानी गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो कैरेज यूज हम करते हैं, यानी कैरेज वर्ड यूज़ करते हैं। फ्रेट नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं फ्रेट भी यूज कर लेते हैं, तो दोनों में लिख कर चलता हूँ यहाँ पर। वैसे फ्रेट का मतलब कुछ और भी हो सकता है, बट मैं आपको इतना डिस्कस यहाँ पर नहीं करता हूँ आपके सामने। अभी हम क्या करते हैं, कैरेज लेते हैं यहाँ पर। और कैरेज क्या होता है,
तो भाड़ा होता है। यानी जब हम माल कहीं से खरीदते हैं, कहीं से गुड्स हम खरीदते हैं, तो क्या वो गुड्स अपने आप ऐसे टहलते हुए आपके बिजनेस प्लेस पर चलाएगा? नहीं, कभी नहीं आ सकता है। क्या करना पड़ता है? उसको किसी व्हीकल के माध्यम से, यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसको आपके बिजनेस प्लेस तक लाना होता है। तो क्या जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपके प्लेस पर पहुंचा रहा है वो आपके घर का रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको फ्री में पहुंचा देगा, ऐसा तो होता नहीं नॉर्मली। तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो आपसे भाड़ा लेगा, चार्ज करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। और आपके बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। एकदम क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है। बताओ, गुड्स जब हम खरीदेंगे जहाँ से, क्या गुड्स अपने मन से ही ट्रक पर चल जाएगा या ट्रक से अनलोड हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो उसका लोडिंग अनलोडिंग कराना पड़ता है। और लोडिंग अनलोडिंग में क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है ना? यानी लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी कुछ हमें खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो भी क्या आपका एक्सपेंस है। तो इसको हमें नोट डाउन किया हूँ, क्योंकि ये भी नॉर्मली हमारे बिजनेस में खर्चे होते रहते हैं। एक अगला पॉइंट क्या होता है? वेजेज हो सकता है। क्या हो सकता है? वेजेज यानी मजदूरी। यानी अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में हो सकता है कुछ लेबर वर्क आपने कराया हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मजदूरी देना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजेज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर क्लियर हो रहा है, बट आप आगे बताते चलो। ठीक है बेटा, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। देखो, अगला पॉइंट क्या हो सकता है? सैलरी हो सकता है। क्या हो सकता है? सैलरी। मतलब आपके बिजनेस में जो इम्प्लाई काम करते हैं, जो वर्कर तो नहीं कर सकते हैं, इम्प्लाई बोल सकते हैं, ठीक, कर्मचारी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो इम्प्लाई काम करते हैं उनको क्या देते हैं? हर मंथ हम सैलरी देते हैं। और सैलरी में क्या आपके बिजनेस का खर्चा है, तो उसे भी यहाँ पर नोट किए हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है? कमीशन। हाँ, अगर किसी को कमीशन देते हो तो भी आपका खर्चा है। अगला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। हाँ, क्या आप अंधेरे में काम करोगे? नहीं सर, अंधेरे में तो काम हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो पे करते हो, वो भी ये आपका एक्सपेंस है। इसके अलावा रेंट है, यानी अगर आप मान लो रेंट पर लेकर आप बिजनेस कर रहे हो तो रेंट जा सकता है मंथली वाइज, तो भी आपका खर्चा हो सकता है। टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है। इंटरेस्ट हो सकता है, आप कहीं से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे क्या आपका है? खर्चा करना है। आपको सब कुछ नोट करते हुए चलना है बेटा। आप बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं आराम से बस बैठ के बस वीडियो देखते रहो, ऐसा नहीं। आपको नोटिंग करते हुए चलना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या? बैंक चार्जेज है। बैंक चार्ज मतलब अगर आपका बैंक में आपका खाता है, अकाउंट्स है, तो हम बैंक क्या करती है? कभी कभी चार्ज लगा देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंक चार्जेज। तो भी क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। अगला पॉइंट आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? बैड डेट्स आ रहा है। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा समझाने में आपको। तो स्क्रीन पे एग्जांपल लेकर मैं आपको इसको समझाऊंगा। अगला पॉइंट क्या है? लॉस बाई फायर। देखो बेटा, मैं ऊपर लॉस पे लिखा था, तो लॉस बाई फायर भी यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक तरफ से लॉस होता है, खर्चा मान सकते हो, नुकसान हो रहा है हमारा। तो लॉस बाई फायर। इसका क्या है? फ्री सैंपल है। फ्री सैंपल मतलब क्या होता है? फ्री सैंपल भी आपका एक खर्चा होता है, क्योंकि आप बहुत सारे देखते हो कि एमआर आते हैं कहीं के मेडिकल शॉप पे या डॉक्टर के पास आते हैं, वो कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और थोड़ा सा मेडिसिन देकर चले जाते हैं, फ्री में देकर चले जाते हैं। तो जो कंपनी वो मेडिसिन दे रही है, क्या उसको उस पर खर्चा नहीं हो रहा है? खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्री सैंपल। ओके, तो फ्री सैंपल भी क्या आपका एक्सपेंस है, तो इसको भी यहाँ पर नोट डाउन करना है। डोनेशन हो सकता है। डोनेशन मतलब आप किसी को दान देते हो, वो भी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो उसको भी यहाँ पर नोट करना आपको है। अगला पॉइंट का है? अकाउंटिंग चार्जेज है। अकाउंटिंग चार्जेज मतलब क्या हो सकता है कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है तो आप अकाउंटेंट रखोगे, अकाउंटेंट को आप अकाउंटिंग चार्जेज पे करते हो, तो वो आपका ये भी खर्चा हो सकता है। ऑडिट फीस हो सकता है। ऑडिट फीस मतलब अगर कोई बड़ी संस्था होती है, बड़ी कंपनी होती है, तो वहाँ पर ऑडिट होता है, मतलब जितने भी अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, उसकी किसी अदर पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से क्या होती है? जांच करवाई जाती है, ठीक है। तो उसको बंदे को, नहीं जो व्यक्ति जांच करने आता है, जो पर्सन जांच करने आता है, उसको जो फीस हम देते हैं उसको ऑडिट फीस के नाम से हम जानते हैं। ये तो आपका एक्सपेंस हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट एक्सपेंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस हो सकता है। अभी मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि ऐसे ऐसे एक्सपेंस हमारे बिजनेस में होते हैं, और कौन से एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, इनकम ऑब्लिक गेन लिखा हूँ, ठीक है ना। अब इनकम तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, कुछ आपको नोट करा देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है? सेल। इनकम क्या है? सेल है। अब सेल किसका? गुड्स का होना चाहिए, यानी गुड्स का सेल है तभी उसको इनकम मानेंगे, अदरवाइज इनकम मानने का तरीका मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक
ठीक है ना। तो सेल किसका, गुड्स का होना चाहिए। आप गुड्स समझ चुके हो, आपको जानकारी तो हो गई है गुड्स के बारे में। अगला पॉइंट है रेंट रिसीव्ड। अगर कहीं आप देखो आपको कहीं से रेंट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को रेंट पे करते हो तो एक्सपेंस हो जाता है। तो रेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसिप्ट। ओके। अगला पॉइंट क्या है, कमीशन रिसिप्ट। हाँ, कमीशन अगर कहीं से मिल रहा है, क्या हो रहा है, अगर कमीशन कहीं से आपको मिल रहा है तो इनकम है, लेकिन कमीशन किसी को पे करते हो तो क्या होता है, खर्चा हो जाता है। उसी प्रकार इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है। अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो क्या है, इनकम है, और इंटरेस्ट अगर किसी को हम पे करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो ये तो आपका कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हो गया, ठीक है, कि एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। अच्छा, इसका नोटिंग हम बाद में करेंगे कि एक्सपेंस एक्चुअली में होता क्या है और इनकम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं क्या, डेप्रीसिएशन समझ लेते हैं, और बैड डेट्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेप्रीसिएशन क्या होता है और बैड डेट्स क्या होता है। देखो बेटा, डेप्रीसिएशन क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं। सपोज आपका एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, बिजनेस चल रहा है, उसमें आपने क्या किया, एक फर्नीचर खरीद लिया। कितने में, 1 लाख में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 1 लाख में खरीदा है। जब 1 लाख में खरीदा फर्नीचर जिस दिन, उस दिन आपको ये लग रहा है कि इस फर्नीचर को हम 10 ईयर तक यूज करेंगे, 10 साल तक यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब इस फर्नीचर को आप 10 साल यूज करने वाले हो, खर्चा उस पर 1 लाख हुआ है, तो क्या पूरा खर्चा आप 1 लाख जो दिख रहा है, क्या 1 साल में नहीं, पहले साल में दिखा दोगे कि उसको 10 साल में दिखाओगे? नहीं, वो खर्चा केवल 1 साल के लिए हुआ है या 10 साल के लिए हो गया है? सर वो खर्चा 10 साल के लिए हो गया है, क्योंकि हम उस फर्नीचर को 10 साल तक यूज करने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो जब खर्चा 10 साल के लिए है तो खर्चे पर कितना, टोटल खर्चा कितना हुआ, उस पर 1 लाख हुआ है, तो पहले साल का खर्चा हम कितना मानेंगे? सर 1 लाख को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यू 1 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या हो गया, 10,000। यानी जो 10,000 आ रहा है वो पर ईयर का हम एक्सपेंस मानेंगे फर्नीचर के ऊपर का। अच्छा, यानी फर्नीचर की वैल्यू में क्या हो रही है, 10,000 से उस साल गिरावट आ जा रही है, यानी कमी आ जा रही है, क्योंकि हम उतना यूज कर ले रहे हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। वैसे हम डेप्रीसिएशन क्या करेंगे, आगे जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको डेप्रीसिएशन के बारे में एकदम अच्छे से आपको नोटिंग करवाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा डेप्रीसिएशन का एक अलग चैप्टर भी है, ठीक है, वहाँ भी हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या, बैड डेट्स। क्या है, बैड डेट्स है। तो एक बार हम बैड डेट्स को समझ लेते हैं। बैड डेट्स होता क्या, देखो बेटा, बैड डेट्स, अब मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पर कौन है, सोहन है। कौन है, सोहन है, जिन्होंने मोना को, किसको, सोहन है, जिन्होंने क्या किया, मोना को 1 लाख का गुड्स सेल किया है। इस जो सोहन है वो मोना को 1 लाख का क्या किया है, गुड्स सेल किए हैं। कब सेल किए, मान लो 1 अप्रैल 2018 को हो सकता है सेल किए। अब जब सेल किए तो क्रेडिट पर सेल किए मोना को गुड्स से, कितने का, 1 लाख का। और मोना ने कही, जो मोना है वो क्या बोलती है कि आपको मैं पैसा 2 महीने बाद लौटा दूंगी, यानी वापस कर दूंगी। ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, सोहन ने गुड्स तो सेल कर दिया, सोहन इंतज़ार करता रहा, कब 2 महीना आए, कब 2 महीना आए, कब 2 महीना आया। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मोना को पैसा वापस करना था। अब उस दिन सोहन जो है आराम से तैयार होकर बैठा हुआ है कि मोना आएगी पैसा देने के लिए, मोना आएगी पैसा देने के लिए। लेकिन बेचारा शाम हो गया, यानी शाम हो गया, बेचारा बैठा ही रहा, लेकिन मोना नहीं आई पैसा देने के लिए। अब तो उसको टेंशन होने लगा कि मोना ने पैसा वापस नहीं किया। तो अब क्या हुआ, वो अगले दिन भी वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 10 दिन वेट किया। उसके बाद जो एड्रेस मोना ने दी थी वहाँ क्या करता है, सोहन जाता है और देखता है, लेकिन वहाँ पर मोना का कोई अता पता नहीं है। अब बेटा हुआ क्या, सोहन बेचारा निराश हो गया। सोहन अपने घर आता है, आराम से बैठ जाता है और वो टेंशन में जाता है। अब सोचता है हुआ क्या, अब पैसा पता ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसको एक बात तो क्लियर हो गया कि अब वो पैसा देने आई नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है, मतलब पैसा वहाँ से मिलने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, जिसको हम उधार में सेल करते हैं, जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं, उसको टेक्निकली अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर, देनदार बोलते हैं।
बात समझ में आ रही है? यानी जो मोना है वो सोहन के लिए क्या है, डेटर है। अब सोहन क्या सोच रहा है कि जो डेटर मेरा मोना है वो क्या हो गई, बैड निकल गई, ख़राब निकल गई, यानी वहाँ से पैसा नहीं आने वाला। तो नाम क्या है, बैड डेट्स नाम है। तो बैड डेट्स, डेट्स क्या है, डेटर का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, डेटर का शॉर्ट फॉर्म है डेट्स, मतलब बैड डेटर, मतलब ऐसा डेटर जो पैसा हमें वापस करने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो बेटा आप बताओ क्या कुछ बिजनेस को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सोहन को यहाँ पर नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ, सोहन को नुकसान हो गया। कितने रुपए का, 1 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि पैसा मिलने वाला नहीं है। जब पैसा मिलने वाला नहीं है तो अब सोहन क्या करेगा, उसकी अकाउंटिंग करेगा। तो उसे बैड डेट्स के नाम से क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, उतना आपको लॉस दिखाना पड़ेगा उसको। एकदम क्लियर हो गया? आई होप सो आपको डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स क्लियर हो गया होगा। बाकी जर्नल एंट्री करते समय हम बैड डेट्स को और डेप्रिसिएशन को एक बार फिर हम दोबारा आपको अच्छे से समझाएंगे कि इसकी एंट्री क्या होती है। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है बेटा, देखते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक एसेट बचता है और एक क्या बचता है, लायबिलिटी बचता है। तो पहले हम लायबिलिटी को देख लेते हैं कि लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है, ठीक है। तो एक बार लायबिलिटी आपको नोट करवाते हैं। लायबिलिटीज ये आपके सामने दिख रहा है, पूरी लायबिलिटी आपके सामने दिख रहा है, ओके। और पूरा असेट भी आपको सामने अभी थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई लायबिलिटी क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले लायबिलिटी में अभी केवल हम नोट डाउन करेंगे, बाद में इसको समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या, प्लस प्रॉफिट, यानी बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, कैपिटल में उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है एडिशनल कैपिटल। मान लो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में पैसे की आवश्यकता बीच में पड़ती है, तो ओनर क्या करता है, बिजनेस में कुछ और पैसा बीच में लगाता है, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो अगर एडिशनल कैपिटल होता है बिजनेस में तो उसको क्या करेंगे, उसमें हम प्लस करते हुए चलेंगे। माइनस ड्राइंग माइनस नेट लॉस हो सकता है। देखो बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करते हैं, लॉस होगा तो क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब क्या होता है, अगर ओनर अपने खुद के खर्चे के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, ये बाद में हम अच्छे से और समझ लेंगे, केवल अभी आपको ओरली थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो सकता है आपका, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो क्रेडिटर लिखा हुआ है, बैंक लोन लिखा है, अदर लोन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसके बाद एडवांस इनकम लिखा है, सब क्या है, लायबिलिटी है। इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बाद में समझेंगे, पहले लायबिलिटी का मतलब समझेंगे, लायबिलिटी क्या होती है, उसके बाद इस एग्जाम्पल को एक बार में दोबारा आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं असेट। असेट में क्या लिखा है, पहला पॉइंट आपका लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, मशीन लिखा है, फर्नीचर लिखा है, इन्वेस्टमेंट आपका है, डेटर है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, गुडविल है, कॉपीराइट है, ये तमाम असेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस असेट को एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। अब असेट आपको मैं समझाऊंगा कि असेट क्या होता है, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसको आप अच्छे से नोट करना, और अगले लेक्चर में आने से पहले, यानी अगला लेक्चर का वीडियो देखने से पहले आप एक बार इसको रिवाइज करना। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, आपका लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, एक बार अच्छे से समझाएंगे, तो आपको पूरा एग्जाम्पल जो मैं आपको नोटिंग करवाया हूँ अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। और मैं जो पॉइंट यहाँ पर टेक्निकल होगा, जैसे यहाँ पर गुडविल आपके लिए टेक्निकल लग रहा होगा असेट्स में, कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेटर आपको थोड़ा देर समझाया था पहले, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको मैं डेटर समझाया था। तो जो जो पॉइंट टेक्निकल होगा उसको मैं आपको समझा दूंगा। कैपिटल क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके बेटा, चलो बाय बाय।